हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था? हमने समझा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक रूल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करता है। क्लियर? वो फॉलो किसको करता है? वो फॉलो करता है एफबू प्रिंसिपल को, एन प्लस एल रूल को, पॉलिस एक्सकल्शन प्रिंसिपल को और हुंस रूल को। तो इन सब रूल्स को फॉलो करने के बाद एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप। तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो जनरली इन रूल्स को फॉलो करती है। श्योर? लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में देखने में क्या आया है कि जो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिन एटम्स के या आयंस के कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो जो एटम्स हैं, वो जो आयंस हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स। जैसे एग्जांपल है P3 और P6 आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल्स। वैसे क्या है, D5 एंड D10 आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड D एंड D। सिमिलरली f ऑर्बिटल्स में भी सेम होता है। ठीक है? जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं वो p में पॉसिबल हैं 6, d में पॉसिबल हैं 10 और f में पॉसिबल हैं 14। तो इनका अगर आप हाफ कर देंगे तो ये हाफ आ जाएगा आपके पास। तो दे शो मोर स्टेबिलिटी देन P2 और P4, P6 show more stability than P5, D10 shows more stability than D9। और मेजर बात यह है कि इनके इमीडिएट नेक्स्ट लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके इस लेवल में आ सकता है टू शो रिलेटिवली मोर स्टेबिलिटी। आप चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। नाइट्रोजन, नियॉन, फास्फोरस, आर्गन, क्रोमियम एंड मैंगनीज। तो चेक कीजिए, नाइट्रोजन में क्या है, p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। नियॉन में क्या है, p ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। फिर अगेन देखिए फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर में p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। आर्गन 18 में क्या है, 3p ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे ही क्रोमियम चेक कीजिए, क्रोमियम में क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे। क्रोमियम के केस में जो आउटर मोस्ट शेल है वो होना चाहिए 3d4 4s2। लेकिन क्या होता है क्रोमियम में, एक इलेक्ट्रॉन s से ट्रांसफर करके किस में आएगा, d में आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन केस ऑफ क्रोमियम क्या होगा, दिस इज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। क्लियर? बट व्हाट हैपन्स, one electron from s orbital will shift to d orbital to give you relatively more stable d5 4s1 configuration. ओके? मैंगनीज में सेम टू सेम ऐसी है d5। तो अब हम बात समझते हैं कि why these partially filled orbitals are less stable than half filled and completely filled orbitals. Similarly आप चेक कीजिए, in case of copper that got 29 atomic number, configuration is D10S1। expected क्या है, expected value थी हमारे पास 3d9 4s2। यहाँ भी क्या होता है, 1s इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू d to give it more stable। तो ये इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन है, ये एक्सपेक्टेड नहीं शो होता। एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन इज नॉट शोन। इन प्लेस ऑफ दैट what happens, 1s electron that is 4s2 will transfer to 3d। ठीक है बेटे? आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। अब हम टेक ऑन करेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसका रीज़न क्या है कि हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी
देन पार्शली फिल्ड कन्फिग्रेशन इन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। वहाँ पर जो एक शर्त है वो क्या है, दीज ऑर्बिटल शुड बी डीजेनरेटिव इन नेचर। जैसे क्या होता है, यू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ पी सब लेवल px equal to py equal to pz, degenerative. In case of d orbital, dxy, dyz, dzx, dz square and dx square y square is what? They all are degenerative. So 5 orbitals in d and 3 orbitals in p are degenerative in nature. तो क्रोमियम में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, हैज़ एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन 3d2 4s 3d4 4s2। देखिए अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना कि ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, बट एक्चुअल में क्या होता है 3d5। दिस इज द एक्चुअल कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसके दो रीज़न हैं। जो पहला रीज़न है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सेकंड रीज़न है वो है एक्सचेंज एनर्जीज। तो एक्सचेंज एनर्जीज एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर द टू बेसिक कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड completely filled orbitals. Remember that this is applicable only when the orbitals are degenerative in nature. Symmetrical distribution of electrons में क्या होगा, ये p3 में क्या आ रहा है, सभी एटम एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, yes or no? ओके, ऑल द p ऑर्बिटल्स, देखिए यहाँ सिमेट्रिकल है, क्या बेटा, सब कुछ सिमेट्रिकल है, एवरीथिंग इज सेम, अपीयर टू बी सेम। ऐसे क्या है, p6 में क्या है, एवरीथिंग अपीयर्स टू बी सेम। d5 में क्या है, चेक कीजिए, ऑल 5 ऑर्बिटल्स अपीयर्स टू बी सेम। तो जब सब कुछ सेम रहे तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिमेट्री। चेक कीजिए, क्लियर। यहाँ पे क्या आ रहा है, p3 p6 d5 d10 f7 f14, इन सब में क्या है, एवरीथिंग सीम टू बी सिमेट्रिकल, सेम लग रहा है सब कुछ। एवरी डीजेनरेटिव लेवल अपीयर्स टू बी द सेम। जो एवरी डीजेनरेटिव लेवल है, एवरी डीजेनरेटिव ऑर्बिटल है, अपीयर सेम। हर एक डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स सेम तरह से लग रहा है। तो इससे क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इससे क्या होगा, सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैव मोर स्टेबिलिटी देन अनसिमेट्रिकल। ठीक है बेटे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैव मोर स्टेबिलिटी देन अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। क्लियर बेटा, आपको ये समझ आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एवरी डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स अपीयर्स टू बी सेम। ठीक है, चाहे p3 में हो चाहे p6 में। चेक कीजिए, px py pz सेम लग रहा है, p6 में क्या लग रहा है, px py pz सेम लग रहा है। ऐसे d5 में क्या है, ऑल 5 ऑर्बिटल्स अपीयर्स टू बी सेम। सिमिलरली क्या हो रहा है, सिमिलरली d10 में क्या हो रहा है, ऑल ऑर्बिटल्स आर अपीयर्स टू बी सेम। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट, क्लियरली अंडरस्टूड, ओके। सिमिलरली क्या होगा, f7 में ऑल 7 ऑर्बिटल्स आर अपीयर्स टू बी सेम। जितने भी डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं वो सेम लगने चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो है वो है एक्सचेंज एनर्जी। क्या है बेटे, एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो है वो गलती से जो टाइपिंग करते हुए इकट्ठे टाइप हो गया, वो मैंने यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पे लिख दी है, ध्यान से। वो क्या है, इफ़ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन रिप्रेजेंटेशन इन द डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये जो है, अगर सेम रिप्रेजेंटेशन हो डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स में, जैसे ये देखिए यहाँ पे डीजेनरेटिव में 5 ऑर्बिटल डीजेनरेटिव है, 5 ऑर्बिटल डीजेनरेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो इन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल तो क्या होता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंजिंग दिस पोजीशन। तो वो अपने एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त और आपकी जो हाइट है, जो बिल्ड है वो सेम है,
तो आप आपस में जैकेट को शर्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे होता है। अगर दो ऑर्बिटल्स डी जनरेटिव हैं या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल डी जनरेटिव हैं और उनमें सिमेट्री है, तो क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में हैं, ठीक है, और सेम स्पिन पे भी हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के साथ जैकेट को शेयर कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, उसकी शर्ट ले लोगे, अपनी जैकेट दे दोगे, या उसके जूते ले लोगे, उसकी जीन्स एक्सचेंज कर लोगे। सेम टू सेम ऐसे ही होता है कि यू कैन एक्सचेंज द योर शर्ट एंड जैकेट विद योर फ्रेंड। सिमिलरली क्या होता है, ये भी फ्रेंड्स है, ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम डीजनरेटिव लेवल, तो इलेक्ट्रॉन्स द सेम तो होंगे, तो क्या हो सकता है, दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस। तो जब पोजीशन को एक्सचेंज करें क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सचेंज एनर्जी। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, अगर कोई कन्फिग्रेशन D4S2 से D5S1 में चले जाता है तो क्या होगा, D5 में ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो यहाँ पर जो जिसको नंबर 1 लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने एरो से दिखाया हुआ है, चेक कीजिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर इसको रेड एरो से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो रेड एरो वाला इलेक्ट्रॉन है, इट कैन एक्सचेंज पोजीशन विद ऑल 4 ऑफ देम। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है क्या कर सकता है, इट कैन एक्सचेंज पोजीशन विद 3 ऑफ देम। क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन एक्सचेंज, तो पहले केस में क्या होगा, 4 एक्सचेंजेस आएंगे, दूसरे केस में क्या आएंगे, 3 एक्सचेंजेस आएंगे, यस और नो, तीसरे केस में क्या आएंगे, 2 एक्सचेंजेस आएंगे। देख कीजिए, तो आप और एक एक्सचेंज और है अभी, तो क्या होगा, तो पहले हमने क्या चेक किया, पहले हमने चेक किया कितने एक्सचेंज हो गए, पहले 4 हुए एक्सचेंज, फिर 3 हुए, अब 2 हुए, यस और नो, इसमें 2 हो गए। चेक कीजिए कैसे होता है, ये देखिए 4 एक्सचेंज हुए, 3 हुए, ठीक है, अब कितने हुए, 2 एक्सचेंज हुए, दिस इलेक्ट्रॉन, ये 2 एक्सचेंज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, ये एक एक्सचेंज कर देगा, तो ये नंबर 1, तो टोटल कितने एक्सचेंज हो गए, टोटल एक्सचेंजेस पॉसिबल कितने हो गए यहाँ पे, तो आंसर है 10। अब इसके मुकाबले में आप D4 में चेक कीजिए, D4 में कितने एक्सचेंज होंगे, तो आंसर है 3, 2 and 1, कितना हो गया यहाँ पे, तो आंसर आ गया 6। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज होंगे तो एनर्जी डिक्रीज 10E, क्यों, -E क्या हो गया, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग 1 एक्सचेंज, यहाँ पर एनर्जी रिलीज क्या होगी, -6E। तो ऑब्वियस है एनर्जी रिलीज इज मोर इन केस ऑफ D5 देन D4। सो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड इज मोर in case of half filled orbital and fully filled orbital। तो जो एक्सचेंज एनर्जी का रिलीज होना है, दैट इज द सेकेंड कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। आर यू श्योर विद दैट? आई थिंक यू आर वेरी मच श्योर। तो हम दोबारा समझ लेते हैं लाइन को, symmetry and release of exchange energy, symmetry and release of exchange energy are the two causes of what, are two causes of the stability of half filled and fully filled orbitals।